वेलकम फ्रेंड। आज हम रिवाइज करेंगे मरणोत्तर काल के ऊपर। और मरणोत्तर काल में जितने भी तथ्य हैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मतलब मरणोत्तर काल के अंदर मतलब जो जो वंश आए थे उन सभी को एक सम शॉर्ट टर्म में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस जो काल चक्र का जो दिया गया है टाइमलाइन ओवरव्यू, ये जो दिया गया है इस काल चक्र में अगर देखा जाए तो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, रुद्रदामन और गुप्त साम्राज्य, इन सभी के बारे में छोटी छोटी बातों को जानेंगे। और बड़े बड़े भी बात है, सबको देखते चलेंगे। भैया देखते हैं पहले प्रमुख भारतीय देशी राजवंश, यानी कि प्रमुख जो थे महत्वपूर्ण जो भारत के जो देशी राजवंश थे उसमें से आता है सतवाहन वंश, है ना। उसमें से आता है सतवाहन वंश। पर यहाँ पर देखिए पहले दिया है सुंग वंश, तो हम लोग पहले सुंग वंश को ही जान लेते हैं। पहले सुंग वंश को ही जान लेंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं सुंग वंश के लिए। सुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। स्थान रहा था स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य काल सम्राट, यानी कि जो मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में जो सम्राट था वृहदत्त की हत्या करके की थी। अब इसकी हत्या हुई थी कैसे? तो इनका सेना ने ही क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। और मतलब जो राजधानी जो था शुंग वंश का वो मध्य प्रदेश विदिशा, है ना, मध्य प्रदेश विदिशा में था। धार्मिक कार्य पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यानी कि शुंग वंश के अंतर में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। जिसके पुरोहित पतंजलि थे। जिसके जो पुरोहित जो थे वो कौन थे? पतंजलि। पुरोहित कौन? यानी पंडित जी को शायद पुरोहित बोलते हैं, हम लोग के यहाँ तो पंडित जी को ही पुरोहित बोलते हैं। तो उनके जो पुरोहित जो थे वो क्या थे? अश्वमेध के पतंजलि। अग्निमित्र कालिदास रचित सुप्रसिद्ध मालविका का अग्निमित्रम का मुख्य नायक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र ही है। अंतिम शासक देवभूति था। किसका? शुंग वंश का जो अंतिम शासक जो था वो था देवभूति, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने ही की थी। यानी कि उसकी जो हत्या है उनके ही मंत्री वसुदेव जो है उनकी की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसका नंबर आता है? कर्ण वंश का, है ना। शुंग वंश के बाद हम लोग जानेंगे कर्ण वंश के ऊपर में। देखिए बीच में एक दे दिया है चेदी वंश दे दिया है, जो कलिंग यानी कि उड़ीसा का जो था, क्या था? उड़ीसा का जो था राजा जो था कलिंग, मतलब जो उस समय कलिंग उसको कहा जाता था। तो उसका जो प्रमुख राजा जो था खारवेल कलिंग, यानी कि राजा खारवेल कलिंग का सबसे प्रतापी शासक था। यानी कि अपने उड़ीसा का यानी अपनी कलिंग का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। हाथी हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के उदयनगरी यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। अभी एक चीज याद रखना है इस वाला पॉइंट को। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा के उदयगिरी यानी भुवनेश्वर में स्थित प्राकृतिक भाषा का यह क्या है? अभिलेख है। प्राकृतिक भाषा का यह क्या है? अभिलेख है। राजा खारवेल की उपलब्धि का मुख्य स्रोत है। यानी कि राजा खारवेल के बारे में अगर जाना जाए तो किस अभिलेख में मिलता है? तो आपको उदयगिरी में स्थित अभिलेख है, उसके अंदर प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सतवाहन वंश के ऊपर में। आप जानते हैं कुछ सतवाहन वंश के बारे में? देखिए सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यानी क्या था? सबसे प्रतापी शासक था। राजधानी जो था इसका पैठन, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता था। अभी के हिसाब से देखा जाए तो उस समय के पैठन अभी क्या है? महाराष्ट्र है।
सिक्के सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चले थे, यानी कि सातवाहन वंश के अंदर में सातवाहन सिक्के यानी शीशे के, तो सातवाहन वंश के अंदर में सिक्के के शीशे चले थे, जारी किए गए थे। इनके अलावा चांदी, तांबा और प्रोटीन, इनके अलावा भी है चांदी, तांबा और प्रोटीन के भी सिक्के चलाए गए थे। भूमि जो है यानी कि दान में, यानी कि भूमि जो दान, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान के रूप में परंपरा की शुरुआत, यानी कि सातवाहन वंश में ही यानी ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, भूमि जो है अनुदान के रूप में क्या किया जाता था, दान में दिया जाता था। सर्वप्रथम सातवाहनों ने की थी ये, मतलब ये जो भूमि जो दान में देने की जो काम है सातवाहन वंश ने की थी। राजकीय भाषा था प्राकृतिक, यानी सातवाहन वंश का जो भाषा जो था, लिखने की शैली, बोलने की जो शैली था, वो प्राकृतिक रूप से था। अब हम लोग जानते हैं कुछ विदेशी बातों को जानेंगे। जैसे प्रमुख विदेशी राजवंश, हिंदी यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध शासक रहा था मिलिंदा, जिसको बोलते हैं हिंदी में मिनांडर। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का संवाद मिलिंद पन्नों में किया गया है ना, यानी कि बताया गया है कि प्रसिद्ध शासक मिलांडर जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के संवाद मिलिंद पन्नों ग्रंथों में संकलित है। स्वर्ण सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदू यूनानी शासकों को जाता है, यानी कि भारत में जो सोने के जो सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो हिंदू यूनानी को जाता है। हिंदू यूनानी ही जो भारत में आए थे उस समय उनके द्वारा सोने के सिक्के क्या हुए थे, चलाए गए थे। अब यहाँ देखिए कुषाण वंश, सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने वाला वंश कौन सा है। अगर कुषाण वंश की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने का, सबसे जारी तो पहले हिंदू यूनानी ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा ही चलाए गए थे। अब आते हैं संस्थापक, कुजुल कडफिसेस सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार किया और तांबे के सिक्के चलाए। यह है। अब है बीम डिप्सेस, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इनको जाता है। उसके बाद हम जानते हैं थोड़ी सी कनिष्क, सबसे प्रतापी शासक था, यानी शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया, जो वर्तमान में भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। यानी कि हम लोग जो शक जो कैलेंडर की जो बात करती है शक संवत, तो वही है शक संवत जो कनिष्क द्वारा शुरू की गई थी। ये जो कैलेंडर किसके द्वारा शुरू की गई थी, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शुरू की गई थी, जो वर्तमान में भारत के आधिकारिक की क्या है, कैलेंडर है, जिसकी अभी अगर देखा जाए तो 2080 चल रही होगी वहाँ पे। राजधानी पुरुषपुर, यानी कि पेशावर और मथुरा, यानी कि दो जगह उनकी राजधानी थी। पुरुषपुर जो भी पेशावर यानी पाकिस्तान में है और मथुरा में थी। बौद्ध संगिनी, इसके काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगिनी हुई, यानी कि कनिष्क यानी कुषाण वंश का जो बात है उसमें बौद्ध संगिनी जो है, मतलब बौद्धों का भीड़ लगा के जो सम्मेलन किया जाता है उसको संगिनी, बौद्ध संगिनी जो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगिनी हुई, वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी थे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ी सी, यानी कि कुषाण वंश के जो थे दरबारी विद्वान यानी चरक जो थे, राजवैद्य यानी चरक संहिता, हम लोग अभी आयुर्विज्ञान में हम जानते हैं चरक को, तो चरक जो थे उनके दरबारी विद्वान थे, राजवैद्य के नाम से। अश्वघोष घोष बुद्धि चरित्र रचयिता थे, और नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था, नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था, इसको दोस्तों बीबीआई रखना है। चरक जो थे किसके दरबारी मतलब विद्वान थे, तो ये बोलेंगे कुषाण वंश का बोलेंगे। उसके बाद अशोक घोष जो थे वो भी कुषाण वंश के थे, और नागार्जुन जो थे जिन्हें भारत का आइंस्टाइन का तो भी कुषाण वंश के थे। देखिए शक वंश, करदामक वंश, यानी कि शक वंश को करदामक वंश भी बोला जाता है। रुद्रदामन प्रथम शक वंश का प्रतापी शासक था, यानी कि शक वंश का जो प्रतापी शासक था रुद्रदामन था। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी, गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित अभिलेख, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम क्या है, साक्ष्य है।
सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने मौर्य काल में निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मरम्मत करवाया था। यानी कि सुदर्शन जो झील बनाया गया था उसको दोबारा जो है मतलब निर्माण करने के बाद में, यानी टूटा होगा या कुछ मरम्मत करने के लिए उन्होंने दोबारा उस पर काम करवाया था, है ना। रुद्रदामन, वो जो उसमें का जो राजा था वो कौन था? रुद्रदामन। तो दोस्तों ये मोटी मोटी मौर्योत्तर काल के मतलब कुछ तथ्य और कुछ बातें थी, इसको आपको याद रख लेना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही।